चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 11th हिस्ट्री का 6th चैप्टर एंड इस चैप्टर का नाम है द थ्री ऑर्डर्स। इससे पहले मैंने इसी चैप्टर्स के दो वीडियोस बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है देन उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए देन कम टू दिस पार्ट, ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आए। आज हमें कंटिन्यू करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक से। And the name of our next topic is a fourth order, new towns and townspeople. जैसा कि चैप्टर का नाम ही है द थ्री ऑर्डर्स, हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में थ्री ऑर्डर्स के बारे में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ा था। अब इस टॉपिक में हम लोग फोर्थ ऑर्डर के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब क्या कोई फोर्थ ऑर्डर भी था यूरोप में? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यूरोप में कुछ फैक्टर्स के चेंजेस की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए। जैसे कि पहला फैक्टर था इन्वायरमेंट चेंजेस, दूसरा फैक्टर था लैंड यूज टेक्निक में चेंजेस और तीसरा फैक्टर था एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में चेंजेस। इन थ्री फैक्टर्स के कारण एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन था वो मैसिव स्केल में होने लगा, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होने लगा। उसी से हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बता रखा है कि एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन होने के कारण थ्री रिलेटेड एरियाज में भी ग्रोथ देखने को मिला। पहला जो एरिया था वो था पॉपुलेशन, सेकंड जो एरिया था वो था ट्रेड एंड थर्ड वाज टाउन। मतलब ये बहुत ही कॉमन सी बात है कि अगर एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन हो रहा है, अगर एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रहा है, दैट मीन्स अब यूरोप के लोगों को अच्छा फूड फैसिलिटी मिलने लगा, बेटर फूड मिलने लगा एंड बेटर फूड मिलने से ऑफ कोर्स पॉपुलेशन का तो ग्रोथ होगा ही। एग्रीकल्चर में एक्सपेंशन की वजह से पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ एंड पॉपुलेशन में ग्रोथ होने की वजह से ट्रेड भी ग्रो होने लगा एंड धीरे धीरे टाउन्स भी ग्रो होने लगे। फिर बता रखा है कि यूरोप का जो पॉपुलेशन था 10th सेंचुरी में वो करीब 42 मिलियन था, जो बाद में 12th सेंचुरी में 62 मिलियन हो गया एंड 13th सेंचुरी में 73 मिलियन हो गया। इससे आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से, कितनी हाई रेट से यूरोप की पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था। बेटर फूड मीन्ट अ लॉन्गर लाइफ स्पेन। अगर किसी इंसान को ज़्यादा खाना मिलेगा, ज़्यादा अच्छा खाना मिलेगा, न्यूट्रिशन वाला फूड मिलेगा, देन उसका जो लाइफ स्पेन है, लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल। एक आदमी कितने लंबे टाइम तक जीवित रहता है। किसी भी नॉर्मल इंसान का जो लाइफ स्पेन वो तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही अगर उसको अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। 13th सेंचुरी के बाद से अगर हम देखें तो एक एवरेज यूरोप के लोगों का जो लाइफ स्पेन था वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। करीब 10 साल ज़्यादा जी रहे थे वो लोग एज कम्पेयर टू 8th सेंचुरी। अगर हम 8th सेंचुरी के एवरेज यूरोपियन का जो अगर लाइफ स्पेन देखें एंड 13th सेंचुरी के यूरोपियन पीपल का अगर लाइफ स्पेन देखें तो जो यूरोपियन थे वो 10 साल ज़्यादा जी रहे थे आफ्टर 13th सेंचुरी। वुमेन एंड गर्ल्स जो थी उनका जो लाइफ स्पैन था वो शॉर्टर था एज कम्पेयर टू मैन। क्योंकि वो बाद में बचा हुआ अच्छा फूड खाती थी। फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है अबाउट रोमन एम्पायर। थर्ड जो हमारा चैप्टर था, थर्ड चैप्टर अबाउट रोमन एम्पायर एंड एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स, उसमें हमने रोमन एम्पायर के बारे में बहुत ही डिटेल वे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा है देन उस चैप्टर का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने उस चैप्टर में ये देखा था कि लास्ट में जब रोमन एम्पायर फॉल होने लगा तो जो टाउन्स थे वो भी धीरे धीरे रुइंट हो गए, वो भी धीरे धीरे बर्बाद हो गए। बट फ्रॉम द 11th सेंचुरी के बाद से एग्रीकल्चर में जैसे ही इंक्रीजमेंट हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज हुई तो धीरे धीरे पॉपुलेशन भी इंक्रीज होने लगा एंड इसके कारण से टाउन्स फिर से दोबारा से और एक बार ग्रो होने लगा, जो कि रोमन एम्पायर के टाइम में बिल्कुल बर्बाद हो गया था। एंड 11th सेंचुरी के बाद से एग्रीकल्चर के एक्सपेंशन से पॉपुलेशन में ग्रोथ होने के कारण टाउन्स धीरे धीरे फिर से ग्रो होना स्टार्ट हो गए। Peasants who had a surplus grain to sell needed a place where they could set up a selling center and where they could buy tools and clothes. पहले जो peasants थे वो मेनली क्या करते थे, अपने कंजप्शन के लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे।
बट जैसा कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने लगा तो पीजेंट्स के पास अब सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा ग्रेन्स होने लगे। अब एक्स्ट्रा ग्रेन्स को वो ऑफ कोर्स सेल ही करेंगे। सो पीजेंट्स को अब ऐसे प्लेस की ज़रूरत थी, ऐसे जगह की ज़रूरत थी जहाँ पे वो अपना सेलिंग सेंटर्स को सेटअप कर पाए, मतलब जहाँ पे वो आराम से बैठ के अपना जो एक्स्ट्रा ग्रेन है उसको सेल कर पाए और साथ ही अपनी जो ज़रूरत की सामान है जैसे कि टूल्स एंड क्लोथ्स उसको बाय भी कर पाए। सो आप लोग ज़रा सोचिए, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई भी इंसान सेल भी कर सकता है और बाय भी कर सकता है, वो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो है मार्केट। मार्केट ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं एंड दोनों ही अपनी ज़रूरत का सामान बेच भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। दैट मीन्स इसकी वजह से धीरे धीरे मार्केट्स ग्रो होने लगे एंड जो स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स थे, जो स्मॉल मार्केट्स थे, धीरे धीरे टाउन में डेवलप होने लगे। धीरे धीरे वो टाउन्स बनने लगे, टाउन्स के फीचर्स को अडॉप्ट करने लगे। सो कुछ टाउन्स के फीचर्स के बारे में यहाँ पे बता रखा है। जब मार्केट जो है वो धीरे धीरे टाउन्स के फीचर्स को कैसे अडॉप्ट कर रहे थे। सो पहला है टाउन स्क्वायर। मार्केट में टाउन स्क्वायर बनने लगे। व्हाट इज टाउन स्क्वायर? टाउन स्क्वायर का मतलब होता है ओपन पब्लिक प्लेस, एक खाली जगह, पब्लिक प्लेस जहाँ पे आप आराम से घूम फिर सकते हैं। सो अब स्मॉल स्मॉल मार्केट्स में टाउन स्क्वायर होने लगे, चर्चेस होने लगे, रोड्स बनने लगे जहाँ पे मर्चेंट्स जो है अपने शॉप्स को और अपने घर बना सकते हैं। साथ ही एक ऑफिस भी होता था जहाँ पे वो लोग जो मार्केट को गवर्न करते थे वो फॉर्मली मीट कर सके। अगर हम दूसरे प्लेसेस की बात करें सो टाउन्स मेनली लार्ज कासल, बिशप स्टेट और लार्ज चर्चेस के सामने ग्रो होने लगे। सो टाउन्स में एक चीज़ क्या होता था, जो मेनली जो पीजेंट्स होते थे, अगर वो अपने लॉट के ज़मीन में कुछ भी वर्क करते थे देन उसको अपना सर्विस देना पड़ता था। लास्ट वीडियो में आप देख लीजिएगा। सो अब क्या होने लगा टाउन्स में, अब लोग क्या करने लगे, लॉट्स को टैक्स पे करने लगे, अब कुछ पैसा देने लगे इंस्टेड ऑफ सर्विस। अगर लोगों को, अगर पीजेंट्स को लॉट्स का ज़मीन चाहिए था कुछ भी सेटअप करने के लिए टाउन में, तो वो अपनी सर्विस की वजह अब टैक्स पे करने लगे। सो जो ऐसे लोग मेनली जो कि पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, ऐसे लोगों को टाउन में पेड वर्क मिलने लगा, मतलब ऐसा वर्क मिलने लगा जहाँ पे उन्हें पेमेंट मिलती है। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें अपने लॉट के कंट्रोल से फ्रीडम मिल गया, उन्हें अपने लॉट के कंट्रोल से वो लोग फ्री महसूस करते थे टाउन्स में। सो इसीलिए एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, टाउन्स योर्स मेक्स फ्री, मतलब टाउन की जो हवा है वो इंसान को फ्री बना देती है। सो बहुत सारे जो सर्फ होते थे, सर्फ कौन होते थे? सो थर्ड ऑर्डर में हमने पीजेंट्स के बारे में पढ़ा था। सो पीजेंट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता था। एक होता था अनफ्री पीजेंट एंड दूसरा होता था फ्री पीजेंट्स। सो जो अनफ्री पीजेंट्स होते थे उसको ही मेनली सर्फ कहते थे। सो बहुत सारे सर्फ अपने लॉट के कंट्रोल से बचने के लिए एक्सकेप कर जाते थे, भाग जाते थे और वो लोग टाउन में जाके छिप जाते थे। सो अगर कोई सर्फ अपने लॉट से भाग के 1 ईयर प्लस 1 डे, मतलब 1 साल और 1 दिन के लिए अगर टाउन में छिप जाता था देन वो अपने आप को फ्री महसूस करता था, देन वो एक फ्री मैन बन जाता था। सो टाउन्स में जो ज़्यादातर पीपल होते थे, जो ज़्यादातर लोग होते थे, वो फ्री पीजन्स होते थे या फिर एस्केप्ड सर्फ होते थे, जो सर्फ अपने लॉट के चंगुल से भाग निकले हैं। ऐसे ही लोग ज़्यादातर टाउन्स में रहते थे एंड वो लोग अनस्किल्ड लेबर करते थे, मतलब ऐसे काम करते थे जिसमें स्किल की ज़रूरत नहीं है, जिसमें बस आप फिजिकली बस वर्क करो, आपको इतना दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही जो शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स का जो नंबर है वो भी टाउन्स में बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगा। सो जैसे जैसे मार्केट्स ग्रो होने लगे, टाउन्स ग्रो होने लगे, कॉमर्स सेक्टर इतना फैलने लगा। सो जब कॉमर्स सेक्टर इतना फैल रहा है दैट मीन्स सर्विस सेक्टर का भी ज़रूरत पड़ जाता था। सो क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ने लगी जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हो, जैसे कि बैंकर्स एंड लॉयर्स। सो अगर हम बिगर टाउन्स की बात करें तो बिगर टाउन्स में करीब 30,000 तक की पॉपुलेशन हो जाती थी एंड इन्हें प्लेस किया गया फोर्थ ऑर्डर में। सो ये जो हमारा फोर्थ ऑर्डर क्वेश्चन मार्क है, सो फोर्थ ऑर्डर में किसको प्लेस किया गया है? न्यू टाउन्स एंड टाउन्स पीपल। ये जो न्यू न्यू टाउन्स डेवलप हो रहे थे एंड टाउन में जो लोग रह रहे थे उनको प्लेस किया गया फोर्थ ऑर्डर में। सो ये जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो रहा था टाउन्स में, इसका जो बेसिस था वो था गिल्ड। गिल्ड क्या होता है? मेनली गिल्ड एक एसोसिएशन है, एक ग्रुप है
जो कि मार्केट में कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसके प्राइस को एंड उसके सेल को। मतलब प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी किस तरह से है, उसका प्राइस कितना होना चाहिए एंड कितना सेल होना चाहिए, कितना क्वांटिटीज बिकना चाहिए, कैसा डिमांड है, कैसा सप्लाई है, इन सब को कंट्रोल करता था। हर एक टाउन का और एक फीचर रहता था कि उसमें एक गिल्ड हॉल भी रहता था। गिल्ड हॉल क्या है, वो मेनली एक बिल्डिंग है जहाँ पे हर एक गिल्ड के जो हेड्स होते थे वो फॉर्मली मीट करते थे एंड मीटिंग्स वगैरह करते थे रिलेटेड टू द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, उसका प्राइस एंड उसका सेल। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बता रखा है 11th सेंचुरी के बाद से न्यू न्यू ट्रेड रोड्स बनने लगे विथ वेस्ट एशिया। अब क्या हुआ, जैसे कि इतने ज़्यादा मार्केट्स ग्रो होने लगे, इतने ज़्यादा टाउन्स डेवलप होने लगे, ट्रेड लार्ज स्केल में होने लगा। अब ये जो ट्रेड था वो एक प्लेस में थोड़ी ना रेस्ट्रिक्टेड रहता, नहीं, धीरे धीरे क्या होने लगा, इंटरनेशनल ट्रेड होने लगे। अब जो इंग्लैंड था वो दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड करने लगा। मेनली वेस्ट एशिया के साथ अब यूरोप ट्रेड करने लगा, इसीलिए न्यू ट्रेड रोड्स, नए ट्रेड के रास्ते जो है वो डेवलप होने लगे। Scandinavian merchants were selling south from North Sea to exchange furs and hunting hawks for cloth. स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स जो होते थे, मतलब स्कैंडिनेविया का जो मर्चेंट्स होते थे वो लोग धीरे धीरे साउथ की तरफ आने लगे फ्रॉम द नॉर्थ सी, अपने फर को, फर क्या होता है, एनिमल्स के सॉफ्ट हेयर्स को फर कहते हैं, अपने फर्स और हॉन्टिंग हॉक्स को एक्सचेंज करने के लिए फॉर क्लोथ्स। एंड जो इंग्लिश ट्रेडर्स थे वो भी अपना टीन को सेल करने के लिए आने लगे। क्या होने लगा, फ्रांस में 12th सेंचुरी के बाद से कॉमर्स एंड क्राफ्ट्स बहुत तेजी से ग्रो होने लगा। पहले क्या होता था, जो क्राफ्ट्समैन होते थे वो मैनॉट टू मैनॉट ट्रेवल करते थे। मतलब आपने देखा होगा कोई ऐसे प्रोड्यूसर होते हैं जो मेनली डोर टू डोर जाते हैं, अपना जो भी गुड्स है उसको बेचता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता होगा हर एक घर में जाना और अपने प्रोडक्ट को सेल करना। बट अगर वही लोग एक मार्केट में अपना एक दुकान खोल के आराम से बैठ जाए, या जो ग्राहक है, जो कस्टमर है उसके पास आए सामान खरीदने के लिए, देन उस आदमी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। सेम इसी तरह जो क्राफ्ट्समैन थे, मतलब जो क्राफ्ट्स वर्क करते थे, वो पहले मैनॉट टू मैनॉट जाते थे, बट फिर क्या हुआ, उनके लिए ईजियर हो गया कि वो एक प्लेस में सेटल हो जाए जहाँ पे वो अपने गुड्स को प्रोड्यूस भी कर पाए और इसको ट्रेड भी कर पाए फॉर फूड। जैसे कि टाउन्स ग्रो हो रहे थे उसके कारण से ट्रेड जो है वो और ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रहा था। एंड टाउन्स के जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो धीरे धीरे रिच एंड पावरफुल बन रहे थे। एंड इससे क्या हो रहा था, जो नोबिलिटी का जो पावर था उसको compete कर रहे थे। अब जो मर्चेंट्स थे वो नोबिलिटी से compete कर रहे थे, पावर के लिए compete कर रहे थे। विद दिस हमारी ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब फोर्थ ऑर्डर, जिसमें हमने जाना कि फोर्थ ऑर्डर में टाउन एंड टाउन्स पीपल को प्लेस किया गया। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज कैथेड्रल टाउन्स। इस टॉपिक में बता रखा है कि जो रिच मर्चेंट्स होते थे वो लोग अपने मनी को स्पेंड करने लगे इन मेकिंग डोनेशन। वो लोग डोनेशन देने लगे, कहाँ पे, चर्चेस में। जैसे कि हम लोग हिंदूज मंदिरों में दान दक्षिणा करते हैं, उसी तरह जो क्रिश्चियन मर्चेंट्स होते थे वो लोग चर्चेस में डोनेशन करते थे। 12th सेंचुरी के बाद से फ्रांस में बहुत बड़े बड़े चर्चेस बनाए जाने लगे एंड इस बड़े बड़े चर्चेस को ही कैथेड्रल्स कहा जाता था। जो कैथेड्रल्स बनने में बहुत सारे लोग जो है, डिफरेंट ग्रुप्स के लोग कंट्रीब्यूशन करते थे। जैसे कि कुछ लोग जो है अपना खुद का लेबर प्रोवाइड करते थे, मतलब खुद काम करते थे इस कैथेड्रल्स को बनाने में। कुछ लोग मटेरियल प्रोवाइड करते थे, कुछ लोग मनी प्रोवाइड करते थे। इससे पता चलता है कि जितने भी डिफरेंट ग्रुप्स थे यूरोप में, वो लोग मतलब कि जैसा भी हो कंट्रीब्यूशन कर रहे थे कैथेड्रल्स को बनाने के लिए। जो कैथेड्रल्स होता था उसको स्टोन से बनाया जाता था, पत्थर से बनाया जाता था एंड उसको कंप्लीट करने में बहुत साल लग जाते थे। मतलब बहुत ही अच्छे से कैथेड्रल्स को बनाया जाता था। एंड कैथेड्रल्स के आसपास का जो एरिया था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड होने लगा। एंड धीरे धीरे जब कैथेड्रल्स कंप्लीट हो जाता था तो धीरे धीरे जो कैथेड्रल्स था वो एक पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता था। पिलग्रिमेज सेंटर मतलब तीर्थ यात्रा का जो है सेंटर बन जाता था। एंड स्मॉल टाउन्स भी धीरे धीरे ग्रो होने लगते थे कैथेड्रल्स के आसपास। कैथेड्रल्स को जिस तरह से बनाया जाता था, जिस तरह से डिज़ाइन किया जाता था, वो बहुत ज़्यादा यूनिक था। कैथेड्रल्स को ऐसा बनाया जाता था कि जो प्रीस्ट का वॉइस है, जो फादर्स की वॉइस है,
वो इतना क्लियरली हर एक लोगों को सुनाई मिलता था जो भी गैदर्ड होते थे चर्चेस में प्रेयर्स के लिए। सो उनको बहुत ही क्लियरली सुनाई मिलता था प्रिस्ट का वॉइस। सो इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था कि प्रिस्ट अपने नॉर्मल वॉइस में भी अगर बात करे तो हर एक लोगों को बहुत ही आराम से उनकी आवाज़ सुनाई देती थी। साथ ही जो मॉन्क्स होते थे उनके सिंगिंग्स, उनके वो लोग जो गाना गाते थे वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल साउंड करता था। एंड जो बेल्स बजते थे चर्चेस के अंदर वो भी ग्रेट डिस्टेंस तक सुनाई देता था। सो इस तरह से कुछ डिज़ाइन किया गया था चर्चेस को, कैथेड्रल्स को। स्टेन ग्लास का यूज किया जाता था विंडोज के लिए। सो विंडोज के लिए जो ग्लास का इस्तेमाल किया जाता था वो नॉर्मल ग्लास नहीं रहता था बल्कि स्टेन ग्लास का इस्तेमाल किया जाता था। स्टेन ग्लास मतलब कलरफुल ग्लास। एंड उसको भी ऐसा डिज़ाइन किया जाता था कि सुबह के टाइम जब सनलाइट आता है तो पूरे कैथेड्रल को भीतर से रेडिएंट कर देता है, पूरे कैथेड्रल्स को भीतर से प्रकाशित कर देता है, उसको पूरा लाइट से भर देता है। एंड इवनिंग में सनसेट के टाइम पे जो कैथेड्रल के अंदर कैंडल लाइट जलती है वो ऐसे मतलब कि जलती है कि पूरे बाहर तक उसका जो लाइट है वो दिखाई देता था। मतलब कि जो विंडोज है एंड जो ग्लासेस यूज किए जाते थे कैथेड्रल्स बनाने के लिए उसको ऐसे सेट किया जाता था कि सुबह के टाइम सनलाइट आराम से कैथेड्रल्स के अंदर आ जाए एंड सनसेट के टाइम पे जो अंदर से जो रोशनी है वो बाहर तक आराम से जा सके। एंड जो स्टेन ग्लासेस यूज किए जाते थे विंडोज में उसमें बाइबल की स्टोरीज होती थी। हमें पता है बाइबल क्रिश्चियन का होली बुक है। सो बाइबल की जो स्टोरीज होती थी उसको डिपिक्ट किया जाता था विंडोज के ग्लासेस में, पिक्चर्स बनाए जाते थे उसमें, ताकि जो इलिटरेट पीपल है, जो अनपढ़ पीपल है, जो बाइबल को रीड नहीं कर सकते थे, उनको भी पिक्चर्स के थ्रू आइडिया हो अबाउट द बाइबल। सो विद दिस हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। कैथेड्रल टाउन्स, कैथेड्रल मतलब लार्ज चर्चेस एंड कैथेड्रल टाउन्स इसलिए लिखा गया है क्योंकि कैथेड्रल के आसपास स्मॉल स्मॉल टाउन्स ग्रो होने लगे। सो रेस्ट ऑफ द टॉपिक वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप कि आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा होगा, आपको जो लास्ट दो टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। साथ ही मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। एंड आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट किस चैप्टर का वीडियो चाहिए। सो मिलती हूँ मैं आप लोगों से जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विथ माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।